हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिस नंबर सेट है 4 करेंगे। किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो रखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 4 है मैंने डाल रखा है, तो उसको देखने के बाद अगर आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो चीजें वैसे तो अलग अलग है, लेकिन आपको उसी रफ्तार पर चलना है लेके। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। सीयूटी का एग्जाम आप जान ही रहे हैं कि 8 मई के आसपास जो है, उसके बाद 8 से 1 जून तक शायद 8 मई 8 मई 9 मई जो भी होगा डेट जो होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए जैसा भी डेट शीट आएगा अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन का 10th नंबर क्वेश्चन तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर रखा था। 11th में आता है डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, आपको पता ही है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी किसी कमोडिटी का जो वैल्यू है, अगर हर समय कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू उसकी कीमत अगर कम हो जाती है, उसकी प्राइस अगर कम हो जाती है, उसका अगर वैल्यू कम हो जाता है तो उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कुछ ईयर्स एंड टीयर्स होते हैं। मतलब जिस पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि 5 लाख का आपने कोई सामान खरीदा, गाड़ी खरीदा। अब 4 साल के बाद वो गाड़ी का दाम 1 लाख रुपया होगा। मतलब उसका वैल्यू 3 4 साल 5 साल में कितना डेप्रिशिएट किया? 4 लाख रुपया। इसका मतलब जो फिक्स्ड एसेट जो लॉस होता है वैल्यू का, उसको हम लोग एक तरीके से बोलकर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द यूज ड्यू टू द नॉर्मल एंड वीएस एंड टीएस, बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो भी फिक्स्ड एसेट का जो लॉस हुआ है, जो भी नॉर्मल वीएस एंड टीएस की वजह से। लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द यूज ड्यू टू द नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से जो उसके रेट्स घटे हैं, तो उसका भी हम लोग डेप्रिसिएशन बोल के चलेंगे। मतलब ये दोनों भी राइट है। लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द अनफॉर्चून, हाँ अनफॉर्चून एब्सोल्यूंस। अनफॉर्चून मतलब मान लो कि आपका वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो गया, मान लो कि फॉरसीन ऑब्सोलेंस की वजह से। एक होता है फॉरसीन ऑब्सोलेंस का मतलब एक तरीके से नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से। मान लो कि भूकंप वगैरह आए, उसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, टूट गई, फूट गई, तो वो सब सारी चीजें। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरीके से उसको अनफॉरसीन बोलते हैं। एक फॉरसीन होता है जानबूझकर, एक होता है अनफॉरसीन जो कि नेचुरल क्लाइमेट की वजह से होता है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर हमको देखने को मिलता है। 11th 12th नंबर में आते हैं। व्हेन सी, यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.7y। अगर C का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है भाई? C ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई, या बी वाई होता है, सॉरी बी वाई होता है। C ऑटोनोमस बी वाई, 1 माइनस बी नहीं, बी वाई होता है यहाँ पर। कंजम्पशन सेविंग का 1 माइनस बी वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी का मतलब क्या होता है भाई? एमपीसी होता है। सी ऑटोनोमस मतलब यहाँ पर सी ऑटोनोमस कितना दिया हुआ है? हमारा 200 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, एमपीसी कितना दिया हुआ है? 0.7। यहाँ पर आई दिया हुआ है इतना। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई निकालने बोल रहा है। अब वाई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? सी प्लस आई होता है। ठीक है, का आई क्यों भाई? क्योंकि सी प्लस, पहले तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। लेकिन क्योंकि सी एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू वाई इन्वेस्टमेंट होने की वजह से जो y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाता है हमारा। मैंने ये भी ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो आप लोग जरूर देखिए जाके, जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो गया। अब y देखो यहाँ पर, तो y इधर रहने देते हैं। सी इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई प्लस आई हो गया। तो आई हमारे पास दिया हुआ है भाई, यहाँ पर देखो सी ऑटोनोमस दिया हुआ है 200 करोड़, 200 करोड़ लिख लेते हैं। प्लस बी कितना दिया हुआ है? 0.7 वाई प्लस आई दिया हुआ है हमारे पास। वेयर इज द आई इज इक्वल टू 5500। ठीक है, 5500। अब यहाँ पर वाई इधर रहने देते हैं, वाई इधर रहने देते हैं। तो 200 को प्लस कर दो, कितना हो गया? 0.7 वाई और प्लस हो गया 5700, 5700। फिर ये इधर आ गया y माइनस 0.7 वाई इज इक्वल टू 5700। अब यहाँ पर कितना हो गया? 0.3 वाई इज इक्वल टू 5700। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई? 5700 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 0.3, क्योंकि ये वाला उधर जाकर जाएगा तो इंटू में, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो पॉइंट लगा इधर, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27। ठीक है, 19 3 जा 57 हो गया। ठीक है, फिर 3 0, मतलब क्या होगा? इनकम कितना है? 19,000 करोड़ है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन, 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे बेसिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको समझकर
चलना है, ठीक है। इसकी वजह से ही हम लोग ये फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर सेविंग दिया रहता तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके चलते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक आपको देखने मिलेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मजे ही मजे है कि नहीं। चेंज इन स्टॉक मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल इनकम कब कैसे निकालते हैं हम लोग? तो नेशनल इनकम क्या होता है भाई? पहली बात तो आपको मैंने बताया था, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, अगर एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में हम लोग प्लस कर देते हैं एनएफआईए में, एनएफआईए को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या क्या है भाई। एक तो ये वाला हो जाएगा, मतलब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, ये वाला राइट होगा। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज जाते हैं कि इसको राइट मार दिया बस हो गया। अब क्या हम लोग यहाँ भी देखेंगे? जीएनपी, अब यहाँ पर देखो क्या किया गया? जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो अगर किसी को डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हो तो वो क्या बदल जाता है? जी से एन हो जाता है ना। जी से एन जब जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? माइनस डेप करते हैं। अगर एन से जी में जाना है तो प्लस डेप करते हैं। मैंने नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जी से अब यहाँ एन हो गया, तो एन एन पी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल गया कि नहीं? क्योंकि एन एन पी एट अ फैक्टर कॉस्ट को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ भी नेशनल इनकम के तरीके से हम लोग इसको देखकर चलेंगे, तो ये भी हमारा राइट होगा, बी ऑप्शन भी राइट है। अब समझ के चलिए थोड़ा सा आगे क्या है। अब यहाँ पर दूसरा बोला गया, देखिए यहाँ पर अब तीसरा क्या बोला गया? एन एन पी एट अ मार्केट प्राइस में माइनस कर दिया एनआईटी। जब किसी में एनआईटी माइनस करते हो तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एन एन पी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो इसका मतलब माइनस आपको एनआईटी कर रहा है। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस एनआईटी आप करके चल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो कि नेशनल इनकम है, ठीक है। आई होप सो इसका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, वो आपको राइट देखने को मिलेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला गया? मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू। मिक्स्ड इनकम में क्या आता है भाई? मिक्स्ड इनकम में एक तो इनकम मेथड में आपको पता ही है, इनकम मेथड में एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकलता है भाई। किससे किससे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस जो होगा वो एक तरीके से मिक्स्ड इनकम से आपका निकल जाएगा, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सैलरीज वगैरह जो लोगों का आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और मिक्स्ड जो इनकम में क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मिक्स्ड इनकम में देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है, वैसे वैसे पर्सन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने आप से काम कर रहे हैं, हायर्ड वर्कर्स नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इज द राइट आंसर, ठीक है। मिक्स्ड इनकम में क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 16th नंबर, ठीक है, याद रखना है। अब इफ इनकम राइजेस फ्रॉम, इनकम कितना राइज हुआ? 50,000 से 60,000। इनकम तो मतलब चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम मतलब कितना बढ़ा घटा? तो 10,000 का बढ़ा घटा है कि नहीं? सिंपल सी बात है, क्योंकि 60 में से माइनस करेंगे अगर 50 को तो हमारा कितना आएगा? 10,000 का। यहाँ पर कंजम्पशन इंक्रीजेस, अगर इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ गया हमारा, ठीक है। कंजम्पशन भी बढ़ गया, कितना? 8,000 है ना। तो चेंज इन कंजम्पशन, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम बोलते हैं। और इसको हम लोग चेंज इन कंजम्पशन बोलते हैं। इसको हम लोग चेंज इन कंजम्पशन, कि कितना कंजम्पशन में चेंज हुआ, चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। तो चेंज इन कंजम्पशन में कितना हो गया? 8,000 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो चेंज इन कंजम्पशन, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? तो एमपीसी, तो एमपीसी का फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी कितना है भाई? 8,000। डेल्टा वाई कितना है? 10,000, ठीक है। तो 10,000 हो गया, तो 30 कट गया, कितना हुआ? 8/10, इसको लिखेंगे 0.80, ठीक है। इसका मतलब हमारा एमपीसी कितना निकल के आ गया? 0.80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल था लेकिन लॉजिकल था, जो कि चीजों को आपको पता होना चाहिए। 17th में आता है कांस्टेंट टर्म ऑफ कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू। कांस्टेंट अगर टर्म है कंजम्पशन फंक्शन का, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अगर कंजम्पशन फंक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ घट नहीं रहा है, कांस्टेंट है कंजम्पशन, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है,
तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का दूसरा, इफ इनकम इज जीरो, अगर कोई बोलेगा इफ इनकम इज जीरो एंड हैविंग सम कंजम्पशन, एंड हैविंग सम कंजम्पशन, अगर आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करके चल रहे हैं, हैविंग सम कंजम्पशन, then it is called, then that consumption can be called as, then that consumption can be called as autonomous consumption, then that consumption can be called as autonomous consumption, जिसको हम लोग सी ऑटोनोमस के तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सर 18th आते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा अंडर द केनीज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। देखो सिंपल सी बात है कि एक्सेस डिमांड है तब भी दिक्कत है, और एक्सेस सप्लाई है तब भी दिक्कत है। तो हमेशा एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब क्या, सप्लाई कम है ना, सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, मतलब व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, देन इट इज कॉल्ड द एक्सेस डिमांड। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है इकोनॉमी में, संतुलन में, बैलेंस में इकोनॉमी तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है। ये बात तो पता ही, मैंने बार बार बता रखा है एक दो पहले भी सेट्स में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, नो चेंज इन द आउटपुट। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब एक्सेस डिमांड होगा तो नो चेंज इन द आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, बट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। सिंपल सी बात है कि उस वक्त क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, आउटपुट में जो है वो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका एक तरीके से सप्लाई कम है भाई, तो आउटपुट नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात क्या होगी कि प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, और प्राइस भी आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंक्रीज इन इनकम कभी नहीं, डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम नहीं, डिक्रीज इन इनकम नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19th में आते हैं, 19th में आते हैं। 19th में क्या, इफ एन इकोनॉमी इज टू कंट्रोल द डिफ्लेशनरी गैप, क्या कि अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप को कम करना है, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन पॉलिसी जो है इंस्ट्रूमेंट उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो डिफ्लेशनरी मतलब क्या, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन सिचुएशन कब होता है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में मतलब ही क्या होता है डिफ्लेशन का, when the liquidity in an economy is very less, when the liquidity in an economy is very less। ठीक है, सिंपल सी बात है, इकोनॉमी इज लेस। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया भाई, ये सर अब बहुत इकोनॉमिक्स वाला वर्ड हो गया। तो आप लिक्विडिटी का मतलब क्या, फ्लो ऑफ मनी, मतलब मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है, मनी जो मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है भाई, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है। तो पैसा ही नहीं है तो हम लोग क्या करके चलेंगे, सिंपल सी बात है। सोचो कि इकोनॉमी में जब पैसा नहीं रहता है और डिफ्लेशन की सिचुएशन रहती है, तो गवर्नमेंट का प्रयास, गवर्नमेंट का जो प्रयास और जो आरबीआई का प्रयास वो ये रहता है कि किस तरीके से फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाया जाए। ठीक है, फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाया जाए। अगर एक बार फ्लो ऑफ मनी, पैसे जो इकोनॉमी में आना शुरू हो गया, लोन वगैरह सस्ता हो गया, तो लोग ज्यादा पैसा लेने लगेंगे, तो अपने आप ही एक तरीके से डिफ्लेशन कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, तो यहाँ पर दिया हुआ कौन सा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक तरीके से आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का कौन सा पॉलिसी होता है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट होता है वो फिस्कल पॉलिसी, जैसे बजट वगैरह है। तो यहाँ पर कट इन द रेपो रेट, बिल्कुल रेपो रेट में कम करेगी, रेपो रेट कम करके चलेगी, रेपो रेट कम करेगी, इसका मतलब लोन सस्ता होगा, और लोन सस्ता होगा तो लोन ज्यादा लोग लेंगे, लोन ज्यादा लोग लोन लेंगे तो फ्लो ऑफ मनी अपने आप ही इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। सीआरआर को भी कम करेगा भाई, सीआरआर को भी एक तरीके से कम करेगा, एसएलआर को भी एक तरीके से कम करेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, जिस द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देता है आरबीआई, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, क्या सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है अमाउंट, किसको, कमर्शियल बैंक को, उसको कम कर दिया, मतलब कम, ज्यादा पैसा बचेगा भाई किसके पास, बैंक के पास, तो ज्यादा लोन देगा, तो कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, मैंने मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में आप लोग सर्च कर सकते हैं, मनी एंड बैंकिंग बाय सुनील सर, आ जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा सा जाके फटाफट पढ़ सकते हैं। ठीक है, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या होता है, बैंक को खुद अपने पास कुछ ना कुछ पैसा जो डिपॉजिट का होता है वो रखना पड़ता है सिक्योरिटी के तौर पर, तो उसको मेंटेन करके चलता है। अगर उसमें कमी आ गया तो मतलब ज्यादा पैसा वो लोन में दे सकता है। ठीक है,
ये बस याद रखना है डिफ्लेशन में। अगर यही बात इन्फ्लेशन में रहता तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन तब होता है जब लिक्विडिटी अधिक होती है, मतलब वहां पर लिक्विडिटी कम करना है, तो जस्ट इसका उल्टा करेगी, इसका उल्टा करेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आई होप सो आपको तो समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कि 20वां क्वेश्चन क्या है। दोज डिपॉजिट विच अराइजेस ऑन द अकाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक टू द पीपल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या समझना आसानी से, those people which arises on account of a loans by the bank of the people by the bank to the people, कि डिपॉजिट के बदले जो लोन दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। मतलब दोज डिपॉजिट विच अराइजेस ऑन द अकाउंट ऑफ द लोन, लोन के अकाउंट पर जो डिपॉजिट दर्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट क्या बोलते हैं, जो लोग जमा करके चलते हैं पैसे को। ठीक है, तो यार सेकेंडरी डिपॉजिट जो लोन, एक बार डिपॉजिट का पैसा लोन में दिया गया है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी